गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा एक प्यारा सा चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। आप जानते हैं कि इस चैनल में आपको क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जा रहा है। तो इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 1 सॉल्यूशन में एंडिंग टॉपिक्स की। अब हमने कंसंट्रेशन टर्म्स कवर कर लिया, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कवर कर ली। अब हम बात करेंगे आज वेंट ऑफ फैक्टर की। तो आइए हम लोग समझते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या है और क्यों इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ देर के लिए आपको ले जाना चाहूँगी हमारे प्रीवियस टॉपिक्स की तरफ। याद है माय डियर चिल्ड्रन, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। उन प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। फिर हमने आपको ये बताए थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 थी। RLVP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, depression of freezing point and osmotic pressure. So dear children, out of the 4, the last one, that is osmotic pressure, is the best colligative property. The reason is that because osmotic pressure works on the principle of molarity in place of molality, and it is used to determine the molecular masses of bulky compound such as protein, DNA and many other. अब देखिए dear children, हम लोग चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे थे, बट एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर मास हम प्रीवियस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मॉलिक्यूलर मासेस विल नॉट बी सो एक्यूरेट। वो जो मॉलिक्यूलर मास है वो नियर अबाउट भी नहीं रहेंगे कई बार। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करके यदि हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो वो एग्जैक्ट नहीं है और उन मॉलिक्यूलर मासेस को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल, एज यू ऑल नो दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम, बट इफ वी विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास by the above 4 colligative properties, then it is not possible that we will get actually 180 gram. Sometimes we got 178, sometimes we got 182, 181.5. So it is not so accurate, है ना, and it is not the actual molecular mass of glucose. So that the non-matching figure, the non-matching molecular mass of glucose is actually called the abnormal molecular mass or the observed molecular mass, and the actual mass of glucose is 180. So this 180 is called the normal molecular mass, है ना। I hope you got the point. अब देखिए dear children, वेंटॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया और वेंटॉफ ने हमें बताया कि हमारे सॉल्यूशंस में ऐसी कौन सी 2 कंडीशंस होनी चाहिए जिसके कारण उसके मॉलिक्यूलर मास में हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को ना मिले। तो वो 2 कंडीशन जो हर सॉल्यूशन को ओबे करना चाहिए, हम बात करेंगे उन 2 कंडीशंस के बारे में। वो 2 कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन है, your solution should not be concentrated. I am writing solution should not be concentrated. आपका जो सॉल्यूशन है बेटा, आपका सॉल्यूशन होना चाहिए डाइल्यूट। दैट इज द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। And condition second, there should not be association or dissociation. There should not be any association or dissociation. आपके सॉल्यूशन में ना कोई एसोसिएशन होना चाहिए ना डिसोसिएशन। नाउ फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द कंडीशन 1। हमने बोर्ड पर लिखा है द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, या उसे कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। अब बेटा यदि आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो क्या होगा,
कंसंट्रेटेड मीन्स थिक सॉल्यूशन, जो पार्टिकल्स है वो काफी पास पास में रहेंगे। और आपको याद है हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहा था, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। अब यदि आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, पार्टिकल पास पास में, तो हो सकता है ना बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में आके मिक्स हो जाए, और जब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं तब वो पार्टिकल्स आपको दिखाई ना दे, क्योंकि वो तो आपस में मिक्स हो गए, अटैच हो गए, एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो यदि हमारा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड रहेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत पास पास में आएंगे, चिपक जाएंगे। हो सकता है मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करते टाइम हम काफी सारे पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना भूल जाए, काफी सारे पार्टिकल के मास मिस हो जाए। तो इसलिए कंडीशन 1 कहती है कि हमारा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, ताकि हमें सॉल्यूट के पार्टिकल एक एक नजर आए, या जब हम मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने जाएं तो सॉल्यूट का हर एक पार्टिकल उसमें इन्वॉल्व हो। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो डाइमर फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं। सपोज आपने एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन बनाया, तो एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर डाइमर बना लेंगे। डाइमर मतलब द अटैचमेंट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स टुगेदर। अब ये लोग मिलकर डाइमर फॉर्म कर लेंगे, और जब आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो आप तो इनको एक ही स्ट्रक्चर में काउंट करोगे, क्योंकि आपको ही पता है कि बेंजोइक एसिड का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बट एक्चुअली इनके एटम्स ने मिलकर डाइमर फॉर्म कर लिया, क्योंकि इनमें होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी के कारण ये डाइमर फॉर्म करेंगे। मतलब यदि हमारा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो 2 बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो गए, या 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो गए, और हमें क्या लग रहा है कि हमारा सॉल्यूशन फ्री है। मतलब हमारे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो फ्रीली रिवॉल्व कर रहा है, फ्रीली घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो डाइमर फॉर्म कर लिया। इसलिए कंडीशन 1 कहती है कि सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, आपके सॉल्यूशन को डाइल्यूट होना चाहिए। Now let us talk about the condition number 2. There should not be any association or dissociation. आपके सॉल्यूशन में ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन। अब पहले मैं इन दोनों वर्ड्स को समझाना चाहूंगी। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जब काफी सारे एटम्स मिलकर के एक बड़ा सा स्ट्रक्चर रेडी करते हैं या एक जगह पे आके जमा होते हैं, उसे हम कहते हैं एसोसिएशन। एसोसिएट होना, गैदर होना, इकट्ठा हो जाना, कलेक्ट होना। और डिसोसिएशन में क्या होता है, एक बड़ा सा ग्रुप रहेगा जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिसोसिएट हो जाएगा। अब ये दोनों भी नहीं होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन रहती है तो क्या हमारे पास आएगा मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं केस 1 यानी एसोसिएशन की। केस 1 फॉर एसोसिएशन। देखिए बेटा, एसोसिएशन में क्या रहेगा, सपोज आपके पास काफी सारे ए एटम्स हैं, यहाँ पे हमने Na लिखा, इनका एसोसिएशन हुआ, तो एसोसिएशन होने के कारण ये जो Na है इन्होंने मिलकर बना लिया एक लार्ज ग्रुप ऑफ ए। अभी काफी सारे ए थे जो सेपरेट थे, लेकिन एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन होने के कारण ये बहुत सारे जो ए एटम्स थे उन्होंने मिलकर कलेक्टिव एक लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ ए को फॉर्म करा। अब यहाँ पे काफी सारे ए एटम्स थे जो सेपरेट थे, तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास रहा होगा वो लेस रहा होगा ना बेटा, लेस मॉलिक्यूलर मास। और जब इन्होंने मिलकर बहुत सारा लार्ज कलेक्टिव ए फॉर्म करा है, बड़ा सा ग्रुप बना लिया ए का, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास होगा प्रोडक्ट का वो हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट और एज कंपेयर टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हायर मॉलिक्यूलर मास। तो एसोसिएशन के केस में आप बोर्ड पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि स्मॉल नंबर ऑफ ए एटम्स एसोसिएट होके लार्ज कलेक्टिव ए का फॉर्मेशन कर लिए है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द केस 2 कि डिसोसिएशन के केस में क्या होता है। बेटा डिसोसिएशन में इसका जस्ट अपोजिट होगा। डिसोसिएशन में क्या होगा, ये जो ग्रुप ऑफ ए है, मतलब ये जो लार्ज ए है जिसका हाई मॉलिक्यूलर मास है,
ये आपका लार्जर ए मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर के स्मॉलर ए एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको बहुत सारे ए एटम्स देगा क्योंकि ये डिसोसिएट हो गया। ये लार्ज ग्रुप था, बड़ा ए था जिसमें बहुत सारी ए एटम्स इन्वॉल्व थे। जब डिसोसिएशन हुआ तो ये सब बिखर गए, सेपरेट हो गए। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हो गया लेसर मॉलिक्यूलर मास। ये था बेटा एसोसिएशन डिसोसिएशन की कंडीशन। और यदि हमारे सॉल्यूशन में ये दोनों कंडीशंस ना हो तो हमारे सॉल्यूशन को जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम यूज करते हैं, और हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से यदि हम लोग किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके अपने सॉल्यूशन में प्रेजेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्ट आएगा। यदि हमारा सॉल्यूशन इन दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखता है तो यदि हमारा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड रहा तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन है डेविएट हो जाएगा। हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करेगा। दैट्स वाई हमें इन दोनों कंडीशंस का ध्यान रखना है। ओके, देखिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वेंटो फैक्टर इज एक्चुअली डिनोटेड बाय आई। वेंटो फैक्टर को हम लोग आई से डिनोट करेंगे। वेंटो फैक्टर डिनोटेड बाय आई। अब आई रेशियो होता है, किस किस का रेशियो होता है देखते हैं। वेंटो फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलिकुलर मास टू द ऑब्जर्व्ड, जिसे आप बोल सकते हो कैलकुलेटेड, या जिसे आप बोल सकते हो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये तीनों में से बेटा हम लोग कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आपका जो आई है वो इन दोनों चीजों का रेशियो होता है। अब एक बात आप जानते हैं माय डियर चिल्ड्रन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is actually the inversely proportional of molecular mass। मान लो मुझे आई फैक्टर को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मैं इसे कैसे एक्सप्रेस करूंगी, देखिए इन टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की मैं बात कर रही हूँ। इन टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लिखेंगे आई इक्वल टू एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी to the normal value of colligative property। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में नॉर्मल ऊपर था और एबनॉर्मल नीचे था, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास का। तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो एबनॉर्मल ऊपर आ जाएगा, नॉर्मल नीचे आ जाएगा। आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको इतना समझ में आ रहा, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे इस बहुत बड़े और थोड़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक को सिंपल करके आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। चलिए वी विल मूव अहेड। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने ही देखा कि हमारी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होनी चाहिए। हमने देखा वेंटो फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और हमने देखा कि वेंटो फैक्टर किन का रेशियो है। अब हम लोग बात करेंगे कि आई की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो अब आपको बोर्ड पर और फोकस रहना है। देखिएगा वैल्यू ऑफ आई की मैं बात करूं तो बेटा हमारे ना कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते हैं या डिसोसिएट नहीं होते। डिसॉल्व तो हो जाएंगे वो, बट वो प्रॉपरली आयोनाइज नहीं हो पाएंगे, प्रॉपरली डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे और अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो याद रखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगी आई की वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ आई। इसे मैं आपको केस के फॉर्म में बताती हूँ। केस 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बहुत अच्छे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मैं आपको लिख के दे रही हूँ जो अक्सर आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो बेटा जब भी आपको आपके न्यूमेरिकल में ग्लूकोज लिखा मिले, सुक्रोज लिखा मिले, यूरिया लिखा मिले,
एसीटोन लिखा मिले, आप समझ जाइएगा कि ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। और भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे एटसेट्रा लिख देती हूँ। इन सभी के लिए बेटा आई की वैल्यू होगी 1। ये कभी भी आयोनाइज नहीं होंगे, कभी आयोनाइज नहीं होंगे, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, तो इनके लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 1। जस्ट रिमेंबर, आपको एग्जाम में क्वेश्चन होता है। नाउ केस 2, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या हो सकती है? इन केस ऑफ एसोसिएशन, अब हम लोग बेटा एसोसिएशन की बात करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, एसोसिएशन मैं आपको एक तरीका भी बता रही हूँ, मैं आपको प्रूव करके बताती हूँ। बेटा एसोसिएशन के लिए आई जो होगा वो लेस देन 1 होगा। फॉर एसोसिएशन आई इज लेस देन 1। अब क्यों एसोसिएशन के लिए आई लेस देन 1 होगा, हम इस पर बात करते हैं। आई क्या होता है बेटा? आई रेशियो होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास के साथ, है ना। अब आप बोर्ड के इस तरफ देखिए, एसोसिएशन में ये है नॉर्मल, रिएक्टेंट तरफ वाला नॉर्मल रहेगा और प्रोडक्ट वाला एबनॉर्मल। या लेफ्ट हैंड साइड वाले जो मॉलिक्यूलर मास है वो नॉर्मल है, राइट हैंड साइड वाले जो मॉलिक्यूलर मास है वो एबनॉर्मल। आई रेशियो है नॉर्मल और एबनॉर्मल का। तो बच्चा एसोसिएशन के केस में हमें नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू छोटी मिल रही है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू बड़ी मिल रही। आप खुद इमेजिन करिए, जब आपका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो आंसर हमेशा काय में आएगा? थोड़ा सा बताइए सोच के। आंसर हमारा आता है जब हमारे पास न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो आंसर हमारा आता है पॉइंट में, डेसिमल में। इसलिए एसोसिएशन के केस में आई लेस देन 1। नाउ इन केस ऑफ डिसोसिएशन, माय डियर चिल्ड्रन, डिसोसिएशन के केस में आपके लिए जो आई फैक्टर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों ग्रेटर देन 1 होगी? देखो, क्योंकि डिसोसिएशन में हायर मॉलिक्यूलर मास से लेफ्ट हैंड साइड या नॉर्मल जो है इसकी वैल्यू बड़ी है, एबनॉर्मल की वैल्यू छोटी है। अब डिनोमिनेटर बड़ा और आपका न्यूमरेटर बड़ा है और आपका डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो आंसर पॉइंट में नहीं आता, फिर आंसर तो नॉर्मल नंबर्स के फॉर्म में आता है। दैट्स वाई डिसोसिएशन के केस में जो आपकी आई की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये आपको यहाँ पे इस पूरे लेक्चर में मेमोराइज करने का पॉइंट है, ये लास्ट 3 लाइन्स। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई इज ऑलवेज लेसर देन, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इन केस ऑफ एसोसिएशन आई इज लेसर देन 1 एंड इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन 1। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स में हमें कैसे अंडरस्टूड करना है और कैसे हम अपनी चीजें सॉल्व करेंगे, आई वैल्यू को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से आई वैल्यू या वेंट ऑफ फैक्टर ने हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट डाला। अब हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आपको न्यूमेरिकल में दे दे कि योर, जैसे आपको KCl दिया है और आपको न्यूमेरिकल में दिया कि आपको जो इलेक्ट्रोलाइट है वो KCl है या आपका जो सॉल्यूट है वो KCl पोटेशियम क्लोराइड है, और आपको न्यूमेरिकल में लास्ट में दिया है इट शोज एसोसिएशन या इट शोज डिसोसिएशन, तब आपको वहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले रखते टाइम वहां पे आपको आई वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको सिखाती हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको KCl गिवन है और आपको आई निकालना है, आपके न्यूमेरिकल में जो सॉल्यूट है वो KCl है, तो क्या करना बेटा, आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो जितने पार्ट में डिसोसिएट होगा वही आई की वैल्यू। KCl किससे डिसोसिएट होगा? K प्लस प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे कैटायन का स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 1 है, कैटायन के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स 1, एनायन के भी आगे कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स 1, मीन्स कैटायन और एनायन इन दोनों का स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है 1 और 1, और आई जो होता है वो जितने पार्ट में डिसोसिएट होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट वही उसी को ऐड करके हम आई फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं। तो आपका KCl 2 पार्ट्स में डिसोसिएट हो रहा है, K प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे कैटायन के लिए जो वैल्यू है स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 1, एनायन का भी जो स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट वो 1 है, तो 1 एंड 1 2,
मतलब KCl के लिए I की वैल्यू हो गई 2। ऐसे मैं आपको और बताती हूँ, फिर आपको और क्लियर होगा। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स MgCl2। अब MgCl2 को डिसोसिएट करते हैं। Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। बेटा यहाँ पे हमारे कैटायन का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, एनायन का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। कैटायन और एनायन इन दोनों के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड करो तो यहाँ पे आपको I की वैल्यू मिल जाएगी 3। नाउ नंबर 3। अब हम बात करते हैं सोडियम सल्फेट के बारे में, Na2SO4। चलिए यहाँ पे हमें मिलेगा 2Na प्लस SO4 2-। यदि हमने इसे डिसोसिएट करा तो कैटायन के लिए वैल्यू 2, कैटायन का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, एनायन का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, 2 + 1 3। मतलब सोडियम सल्फेट के लिए भी I की वैल्यू हो गई 3। तो कुछ इस तरीके से आप I को कैलकुलेट करोगे और फिर इस I को कैलकुलेट करके आप अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रखोगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। ये जब करना, जब आप I निकालना, जब आपको किसी न्यूमेरिकल में देगा कि योर सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट या योर सॉल्यूट इज शोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और यदि उसने न्यूमेरिकल में लिख के दिया इट नाइदर शो एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, तो फिर हमें I कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखिए कि वेन टॉप फैक्टर के कारण हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आए थे, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यू मैथमेटिकल फॉर्मूले क्या हो गए थे। सो नंबर 1, इन टर्म्स ऑफ I the colligative property will become first RLVP। फर्स्ट colligative property थी RLVP। RLVP इक्वल टू I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हम सॉल्यूट को A मान लेते हैं। आपको याद है RLVP का यही फॉर्मूला था, RLVP इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में I फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो आगे हम सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में I का मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन। हम क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू I W1 M2। हमने कहा था ऊपर 12 बनाना, नीचे 21 बनाना, W2 M1। देखो ऊपर 12 बन गया 1 और 2, नीचे 21 बन गया 2 और 1। तो ये RLVP के थ्रू I फैक्टर के कारण चेंजेस आए। नाउ सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल TB इक्वल टू, ये क्या होता था बेटा, KB इंटू M। पर वेंटॉफ ने नए टर्म्स दिए, वेंटॉफ ने I फैक्टर इंट्रोड्यूस करा जिसके कारण से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डेल TB इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M। Now number 3, depression of freezing point, del TF equals to I into KF into M। सब में I फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा। Now number 4, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई इक्वल टू ICRT। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी है। और वेंटॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस होने के कारण या I फैक्टर इंट्रोड्यूस होने के कारण हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में कुछ चेंजेस आए थे जिन्हें हमने बोर्ड पे आपके सामने इस तरीके से शो कर दिया। सो आई होप माय डियर चिल्ड्रन ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर है। बेटा लिटरली ये जो टॉपिक है ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को बहुत शॉर्ट सिंपल करके आपको रिप्रेजेंट किया। इस टॉपिक में आप ये चीज़ें ज़रूर सीखिएगा कि आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। और स्टिल आपको यदि कंफ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आपके कंफ्यूजन को या आपके क्वेश्चन को या आपके किसी भी डाउट को ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल रियली सॉल्व योर डाउट्स एंड गिव द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, हम इस यूनिट के बहुत एंडिंग पर आ गए। नाउ ओनली 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट फ्रॉम माय दिस साइड टू फिनिश दिस यूनिट। द फर्स्ट वन इज बाइनरी सॉल्यूशन।
लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन वी कैन से, जहां मैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। एंड द सेकेंड वन इज आइसोट्रोपिक मिक्सचर। तो ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट करके हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। 1 or 2 lectures are needed to complete this unit. Then we will move towards the electrochemistry unit number 2 of your class 12th. So my dear children, आपको यदि हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, आपको हमारे लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, so kindly like our videos and don't forget to share or subscribe our channel. We need your love, your support. Till then, take care of yourself. Have a nice day. हम मिलेंगे अपने न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।